नाम से जाहिर है हर्डल, हर्डल का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो ऐसी दौड़ें जिसमें हम क्या करेंगे, रुकावटों का इस्तेमाल होता है, उन्हें हर्डल रेसेस कहा जाता है। ये एक बड़ा ही डेकाथलॉन में भी इवेंट इंक्लूड है, ओलंपिक्स के अंदर ही है, और इसके दिलचस्प है, देखने वाले के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि जब वो हर्डल को क्रॉस कर रहे होते हैं, समटाइम वो गिर भी जाते हैं, दोबारा उठते हैं, तो इस वजह से सनसनीखेज मुकाबला है, जिसमें हर्डल्स दौड़ में 50 मीटर से लेकर 110 मीटर की जो रेसेस होती हैं, तो उसमें क्योंकि जो रेस का फासला है ना वो कम होता है, कितना 50 से 110 तक का, उसमें जो हर्डल यूज की जाती है उसकी हाइट ऊंची होती है, ठीक है, ऊंची रुकावटें इस्तेमाल होती हैं। और इसकी जगह पे जब 400 मीटर की हर्डल रेस होती है तो उसमें लो हर्डल्स होती हैं, फासला ज्यादा, हर्डल्स लो, फासला कम, हर्डल्स की ऊंचाई ज्यादा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि समर ओलंपिक्स में गर्ल्स के लिए जो इवेंट्स इंक्लूड किया गया वो 100 मीटर रेस का है, और इसको 1972 में इंक्लूड किया गया था। उससे पहले जो है ये 800 मीटर की दौड़ शामिल थी 1932 से लेकर 1968 तक। अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। अब मैं वैसे उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कहा कि 50 मीटर से लेकर ये 400 मीटर तक की होती हैं। तो 600 मीटर हर्डल रेस होती है, वो मेल्स और फीमेल्स के लिए सेम होती है। इसी तरह 400 मीटर रेस जो है वो फासला डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन उसमें जो हर्डल की ऊंचाई होती है वो चेंज होती है। और वो कितनी होती है ये भी बताती जाती हूँ कि मेल्स के लिए 0.914 मीटर और फीमेल्स के लिए 0.762। ये हर्डल्स की ऊंचाई लास्ट टाइम के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये सवाल मुझसे भी एक हर्डल रिलेटेड किया गया था। सवाल ये था कि 100 मीटर हर्डल में कितनी जो है वो हर्डल्स होती हैं, ये एज इट सवाल मुझसे उन्होंने किया था। तो 10 हर्डल्स होती हैं। 400 मीटर में भी 10 हर्डल्स होती हैं, उसमें हमारे पास 100 मीटर में भी 10 हर्डल्स होती हैं, और 110 मीटर जो हर्डल रेस होती है उसमें भी 10 हर्डल्स होती हैं। लेकिन जो 60 मीटर हर्डल रेस है उसमें 5 हर्डल्स होती हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रही हूँ, एक मिनट में आप सर इसको स्टॉप कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 100 मीटर रेस जो है वो किसके लिए होती है, इवेंट 100 मीटर हर्डल स्पेसिफिक है, इसको अपने माइंड में याद रखिएगा, वो ओनली फॉर वुमेन होती है रेस, और इसमें 10 हर्डल्स यूज की जाती हैं। पहली हर्डल स्टार्ट लाइन से कितने फासले पर होती है, तो वो 0.84 मीटर के फासले पर होती है। देन सेकंड हर्डल, पहली हर्डल, अब आप लोग इसके लिए ये कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, उसके एक किनारे को स्टार्ट लाइन का मेंशन कर दें और दूसरे एंड को एंड लाइन मेंशन कर दें। और उसके साथ इसको मजीद मैं स्क्रीन कैमरा ऑन करके भी आप लोगों को समझा देती हूँ। पहली स्टार्ट लाइन से हर्डल होती है 0.84 मीटर के फासले पर। देन दूसरी हर्डल जो होती है वो आपकी हर्डल 13 मीटर के फासले पर। पहले हर्डल की हाइट बता दी गई है कि कितनी हाइट होती है, तो फीमेल्स के लिए 100 मीटर में हर्डल की हाइट जो होती है ये 0.762 मीटर होती है, ठीक है। ये चीज इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इन्होंने 84 मीटर बताई हुई है यहाँ पर।
देन फर्स्ट डिस्टेंस जो होता है वो 13 मीटर होता है। सेकंड बाकी जो दरमियान वाली हर्डल्स होती हैं, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी के दरमियान का फासला जो है 9वीं हर्डल तक का वो 8.50 मीटर होता है। और लास्ट हर्डल जो कि हमारी एंड लाइन से पहले आती है, उसका एंड लाइन के दरमियानी फासला 10.50 मीटर होता है। किसमें? ये हमारे पास 100 मीटर हर्डल रेस आ गई फीमेल्स के लिए। और इसी तरह से जो हर्डल हमारे पास आती है 400 मीटर हर्डल रेस फॉर वुमेन्स, उसमें हाइट हर्डल हाइट जो होती है वो 0.762 मीटर होती है। ये ठीक है। देन हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो 45, 35, 40, 45, 35, 40 से एज इट याद रख लीजिएगा। इस तरह याद करना आसान होता है। पहली लाइन से फर्स्ट स्टार्ट लाइन से फर्स्ट हर्डल कितने फासले पर होती है? वो 45 मीटर के फासले पर होती है। देन सेकंड हर्डल से थर्ड हर्डल का फासला कितना होता है? वो 35 मीटर। इसी तरह थर्ड हर्डल से फोर्थ हर्डल का दरमियानी फासला 35 मीटर। और इस तरह दरमियान की जो 8 हर्डल्स होती हैं उनका आपसी फासला 35 मीटर होता है। और आखिरी हर्डल जो कि 10वें नंबर की हर्डल होती है, उसका एंड लाइन से फासला गैप वो 40 मीटर होता है। तो ये हो गया हर्डल्स जो कि वुमेन्स के लिए 400 मीटर और 100 मीटर की होगी। अब मेल्स के लिए जो हर्डल रेस होती है शॉर्ट, उसमें 110 मीटर होता है और उसके लिए भी 10 ही हर्डल्स होती हैं। 110 मीटर में भी 10 हर्डल्स होंगी और 400 मीटर में भी 10 हर्डल्स होंगी। जो 110 मीटर हर्डल रेस होगी उसमें हाइट हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? वो 1.067 मीटर होती है। स्टार्ट लाइन से फर्स्ट हर्डल का फासला 13.72 मीटर और उनका बाकी हर्डल्स जो के दरमियान की होंगी उनका आपसी फासला 9.14 मीटर और लास्ट हर्डल का जो फासला होता है वो 14.02 मीटर होता है। ये हो गया 110 मीटर जो कि ओनली फॉर मेल्स होती है। देन 400 मीटर, लेकिन यहाँ पर दरमियानी फासला मेल्स और फीमेल्स का सेम होता है, लेकिन हर्डल की ऊंचाई जो है, क्योंकि मेल्स की हाइट भी ऊंची होती है, तो इस वजह से हर्डल की हाइट जो है एज कंपेयर देन फीमेल ज्यादा होती है। ये हर्डल की हाइट जो है वो 0.914 मीटर होती है। अब ये हर्डल किस तरह की होती हैं, इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए। ये रुकावटी दौड़ जिसमें कितनी नंबर ऑफ हर्डल्स होती हैं, ये कौन आ गया भाई? नंबर ऑफ हर्डल्स 10 होती हैं, ठीक है। वेट ऑफ हर्डल कितना होता है? अब हर्डल विड्थ ऑफ हर्डल तो जैसा कि हमें पता है, हम लेन्स एक ट्रैक पर लगी होती हैं और लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। अब उसके अंदर रहते हुए ही हर्डल की जो विड्थ होगी वो भी उसके अंदर रहते हुए होगी। तो इस वजह से हर्डल की जो हम कहते हैं चौड़ाई होती है वो 1.20 मीटर और 1.18 से 1.18 से ना 1.20 तक होती है। और इसका वेट भी होता है हर्डल्स के लिए 400 मीटर के लिए और 110 के लिए या 100 के लिए वेट सेम होता है, लेस देन 10 kg होता है। कि ये जो हमारे पास हर्डल मौजूद होती है इसका वजन 10 kg से नॉट लेस देन, तो कम से कम 10 किलो होना चाहिए, 10 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बेस शैल बी 70 सेंटीमीटर। तो ये जो बेस हमें पता है कि ये डॉट ब्लैक वाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हर्डल की ऊंचाई हो गई। और नीचे जो जैसे स्टैंड पड़ा होता है हमारे पास, तो वो स्टैंड की बेस किस तरह की होगी, कितनी होगी? तो वो बेस जो है वो हर्डल्स की बेस ज्यादा से ज्यादा 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो क्रॉस बार होती है इसके ऊपर काली पट्टियों की लंबाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो क्रॉस बार होती है इस ये एज इट
ब्लैक और वाइट या फिर जो है इसकी जगह पर ब्लैक और रेड जो है वो कलर की डुअल शेड हम कहते हैं, डबल शेड के जो पट्टियां यूज की जाती हैं ताकि ये हर्डल दूर से नजर भी आए। और ये हर्डल की जो क्रॉस बार होती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये 7 सेंटीमीटर और जबकि इसकी मोटाई जो होती है ना वो 1 सेंटीमीटर होती है और ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब जो ये हर्डल को डिजाइन किया जाता है ना उसके लिए भी ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि हर्डल किस तरह डिजाइन की जाती है, क्या जो हर्डल यूज की जा रही हैं वो सही है। तो उसको जज करने के लिए एक मेथड वो यूज करते हैं कि अगर क्रॉस बार पर 3.6 किलोग्राम जो है वो वजन डाला जाए तो ये गिर जाए, ठीक है। और इसी तरह से ये हर्डल की जो बेस होती है वो जमीन के साथ अटैच होती है ताकि जमीन के ऊपर रखी हुई होती है ताकि हर्डल को चेंज पोजीशन अगर चेंज करनी हो तो इसको चेंज किया जा सके। अगर हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब इस हर्डल को क्रॉस कर रहे होते हैं और अगर खिलाड़ी क्रॉस तो कर जाए लेकिन उसका हाथ लगकर ये हर्डल गिर जाए तो इस सूरत में भी डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाता है। खिलाड़ी अपनी अपनी लेन्स के अंदर रहते हुए हर्डल रेस मुकम्मल करते हैं और लेन्स आपको पता ही है कि कितनी होती हैं और जैसा कि मैंने ये बताया भी था, किसी ने आप लोगों में से चेक किया? मैंने कहा था कि ओलंपिक्स की कोई तस्वीर निकाल के या वीडियो निकाल के उसके देखेगा कि एक ट्रैक के ऊपर कितने खिलाड़ी जो हैं वो दौड़ते हैं। जी आप ही मैंने चेक किया था, लेन जो 9 होती हैं और जो एथलीट होते हैं वो 8 होते हैं। एग्जैक्टली तो यही बात मैं कल भी बता रही थी कि पहले जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे उससे कुछ अर्सा पहले ये रूल चेंज हुआ था, लेकिन उसके बाद अब ट्रैक के ऊपर लेन्स जो होती हैं वो 9 होती हैं लेकिन जो खिलाड़ी दौड़ते हैं वो 8 ही होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका आप चैंपियंस जरूर तैयार कीजिएगा कि करंट इसके चैंपियंस कौन है। ये सवाल मुझसे इससे रिलेटेड पूछे गए थे। ये तो होगी हर्डल रेस। अब इसके साथ मैं आपको इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई बात जो समझ में ना आई हो? मैम जी ये जो हर्डल रेस है ये जूनियर्स के लिए, मींस के छोटे बच्चों के लिए भी होती है इंटरनेशनल लेवल पे या सिर्फ बड़ों के लिए होती है? क्या उनमें भी हर्डल सेम होती हैं? नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं होती। इसमें मतलब ये होता था कि पहले फासला कम होता था, वो तो बच्चों को वैसे प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो करवा लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो इसमें जूनियर और सीनियर्स का कोई वो नहीं है। जी मैम, थैंक यू। हाँ, वो जो चीज है वो हमारे पास हम कहते हैं कि कुछ रेसेस होती हैं जैसा कि क्रॉस कंट्री रेस है, उसमें जूनियर और सीनियर की जो है वो कैटेगरीज होती हैं। तो थोड़ा सा उसको भी अब आपने बात स्टार्ट किया तो इससे रिलेटेड ये रेस भी हम कर लेते हैं, क्रॉस कंट्री रेस। जैसा कि क्रॉस कंट्री है तो इसमें हमें पता है कि रेस जो है वो बाकायदा तौर पर कुदरती माहौल के अंदर खेली जाती है, दौड़ते हैं, कुदरती रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि कुदरती रास्ते उसमें कौन कौन से रास्ते होते हैं, घास मट्टी वाले, ठीक है, पानी के जोहड़ भी, तालाब जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे टेले रेत के, उनमें से गुजर के फिर जो है वो सड़क बनी हुई होती है उसके, या फिर रास्ते में कोई पहाड़ वगैरह भी आ जाते हैं तो उसको क्रॉस करते हुए जो आपका स्टार्ट होता है और जो आपका डिस्टेंस मेंशन किया होता है और जो आपका रीच पॉइंट होता है जहाँ पे आपने फिनिश जाके अपनी रेस को करना होता है, तो उसके लिए फासला कितना होता है? वो 4 किलोमीटर से 12 किलोमीटर होता है। किसके लिए? क्रॉस कंट्री रेस के लिए।
और जैसा कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन में के अकॉर्डिंग इसमें जो है इसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें स्ट्रेट भी होगा, ठीक है, इसमें मोड जैसा कि गोलाइयां भी होंगी, तो मिक्सचर जो है वो दोनों चीजें शामिल होंगी। इसमें स्टार्ट में खास तौर पर जो है वो लंबाइयां जो है स्टार्ट में और एंड पर लंबाई जो है वो रास्ते की ज्यादा रखी जाती है और दरमियान में मोड़ जिसे हम कहते हैं वो गुलाइयां जो है वो आ जाती हैं। इसके लिए ये सवाल जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें वाटर जंप भी आता है और जो है वो हर्डल्स भी आती हैं। क्रॉस कंट्री रेस के अंदर पानी के जो है वो तालाब भी मौजूद होते हैं। तो इसका स्टार्ट कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल जो है वो पिस्टल के फायर से इस रेस का स्टार्ट करवाते हैं। खिलाड़ी जो है जैसा कि खिलाड़ी इसमें कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक टीम, ये टीम की सूरत में होता है। हर टीम जो है वो 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है और जिसमें से टॉप एक टीम जो प्लेइंग के लिए आती है वो टॉप के जो है वो 4 खिलाड़ी जो है वो दिए जाते हैं ताकि वो जाके अपनी रेस को परफॉर्म करें। और जो ऑफिशियल होता है जैसे मैंने कहा कि वो पिस्टल के फायर से रेस का स्टार्ट करवाता है, तो ऑफिशियल जो होते हैं वो स्टार्टिंग लाइन से 50 किलोमीटर आगे आकर खड़े होते हैं, ठीक है, ताकि जब वो फायर करें तो उसके बाद वो खिलाड़ियों को आते हुए देख भी सकें। हर टीम जो है इसके लिए स्कोरिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को पहले? नो मैम। चले ठीक है, तो थोड़ा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके लिए तो स्पेसिफिक जो है ना वो सीजन, बाकी रेसेस में इतना सीजन नहीं मैटर करता, लेकिन क्रॉस कंट्री रेस जो है आमतौर पर सर्द मौसम जैसे कि विंटर सीजन होता है उसमें इवेंट करवाए जाते हैं। क्यों? 1924 में पेरिस में होने वाली खेलों में जो है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से ना तकरीबन 38 एथलीट्स थे, जिसमें से 58 एथलीट्स ने जो है वो फिनिश लाइन तक सही पोजीशन में पहुंचे थे और 38 में से बाकी आप निकाल दें 15 तो कितने बच जाते हैं? 17 जो हैं वो 17 to 18 एथलीट्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि अपने सेंसेस जो है वो खो गए थे, बेहोश वगैरह हो गए थे और उसमें से डेथ भी हो गई थी। तो इस वजह से इस इवेंट को जो है वो उन्होंने मॉडर्न पेंटाथलॉन में जो है वो शामिल किया गया है और इसको जस्ट जो है वो विंटर में जो है वो ये रेस करवाई जाती है। ये स्पेसिफिक इस रेस से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो जी मैम करंटली ये पेंटाथलॉन में इंक्लूड है? हाँ जी है, मॉडर्न पेंटाथलॉन के सब इवेंट्स के तौर पर जो है ये शामिल है। जी मैम। और मैम ये टीम इवेंट है, टीम इसमें परफॉर्म करती है और बाकी जो है स्प्रिंट रेसेस और हर्डल रेसेस, स्टीपल चेज ये इंडिविजुअली परफॉर्म की जाती हैं। एग्जैक्टली अभी जैसा कि हमने हर्डल रेस की बात की, कल हमने स्प्रिंट रेस की बात की थी, तो वो एक टीम का एक ही खिलाड़ी होता है, इंडिविजुअली परफॉर्म की जाती हैं। लेकिन इसमें जो है वो टीम की सूरत में 4 खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक रेस में। जी मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें भी उन्होंने नंबरिंग दी होती है कि खिलाड़ी ये स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब वो खड़े होंगे और वैसे ही दौड़ेंगे या कोई पोजीशन वगैरह लेंगे? इसमें स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन से ही किया जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन से किया जाता है। इसमें बिब नंबर लगे होते हैं। मैं आप लोगों के साथ ही जैसे क्लास खत्म होती है ना वो तस्वीर शेयर करती हूँ, मेरे पास पड़ी हुई थी। खड़े होकर पीछे जो है वो पहले जैसे हम असेंबल सेशन के लिए लाइंस नहीं बनवाते, जी मैम, इस तरह खड़े होते हैं लाइन की सूरत में और उनके बिब नंबर लगे होते हैं। उनकी शर्ट्स एक कलर की होती हैं उस टीम की और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनकी नंबरिंग भी मेंशन होती है।
और इसी तरह उन पॉइंट्स भी मिलते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो डिस्टेंस है मैम इसमें क्या खिलाड़ी जो है वो जब तक खड़े होंगे तो वो तरतीब उनकी खड़े होने की पहले से लिस्ट में दर्ज होगी? एग्जैक्टली जी मैम, थैंक यू। इसमें जो चीज इंक्लूड करने वाली है, मैं बताने वाली है कि वो डिस्टेंस मेल्स के लिए इसमें 12 किलोमीटर होता है और फीमेल्स के लिए वो 8 किलोमीटर होती है। जो यहाँ पर इरम का क्वेश्चन था जूनियर्स के लिए, तो जूनियर जो मेल्स होते हैं उनके लिए 8 किलोमीटर का और जूनियर फीमेल्स के लिए 6 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस होता है। और इवन इस रेस में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉल्स लगे होते हैं रास्ते में, और वहां पर जूसेस वगैरह उन्होंने स्टॉल्स के ऊपर लगाए होते हैं। तो वो जो रास्ता मुकम्मल करना होता है उसमें हर लैब के जो है स्टार और एंड पर जो है वो पानी और रिफ्रेशमेंट के स्टेशंस होंगे, और कोई ऑफिशियल जो है वो खिलाड़ी के साथ भागते हुए रिफ्रेशमेंट नहीं देता कि जी आप आया और उसका टाइम कम वेस्ट ना हो। तो जैसे हमने कहा कि भागते हुए आते हैं और एक्सेलरेशन जोन में दूसरे अपने साथी को पकड़ा के आगे चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो खुद अपने स्टॉल पर जाकर वहां से रिफ्रेशमेंट लेता है। तो इसमें रिफ्रेशमेंट क्योंकि एक अच्छा खासा फासला तय करना होता है, एनर्जी लेवल डाउन ना हो, इस वजह से वो जूसेस वगैरह उनको अलाउ होता है रिफ्रेशमेंट का यूज करना। तो खिलाड़ी जो है वो रिफ्रेशमेंट स्टेशन से खुद जो है वो रिफ्रेशमेंट लेने के अहल होते हैं, कोई दूसरा पर्सन उनको असिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर? यहाँ पर बात मैंने की सीजन की बात की, मैंने डिस्टेंस की बात की है, अभी तक मैंने रिफ्रेशमेंट की बात की है, मैंने जो है वो स्टार्ट की बात की कि स्टार्ट किस तरह से होता है। जी मैम। अब इसी तरह से जो ट्रैक प्लान जो है, ट्रैक स्ट्रेटेजी किस तरह से होती है, तो अकॉर्डिंग टू जैसा कि हमारा डिस्टेंस की बात की मैंने 12 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर, तो उसी हिसाब से जो ट्रैक है वो मेंटेन किया जाता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि ट्रैक किस टाइप का होता है। जरा बताएं दोबारा से आप लोग। ओवल शेप का होता है। ओवल शेप का होता है, कोई और बताना चाहेगा? और कच्चे कच्चे बड़े रास्ते होते हैं ऊंचे नीचे। और चले जी सदाकत भाई आप बताएं। गुड, अतिया काफी हद तक करीब रही हैं। जी क्रॉस कंट्री में अभी इसमें ये होता है कि ये प्लेन भी होता है, उसमें पानी वाले मतलब गड्ढे भी आते हैं, पानी वाला रास्ता भी आता है, रेतला भी आता है और थोड़ा सा पथरीला भी आता है। इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, ये सीधा लाइन नहीं होती, इसमें मतलब कि कर्व्स होती हैं यानी कि मोड़ होते हैं, तो उस हवाले से ये ट्रैक बनाया जाता है। अच्छा, अब ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात सिंपल सी, आप घर से निकले, बाजार तक जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सुंबल की मैं एग्जांपल देती हूँ। सुंबल, आप अपने घर से निकली अपने डेरे से और आपने किसी जगह पर जाना है, और वहां पर जाते हुए रास्ते में सीधी रोड भी आई, कच्ची रोड भी आई, ठीक है, रेत के टेले भी आए, बारिश हुई है तो वो पानी खड़ा हुआ, तालाब बने हुए वो भी आए, और उन सारे रास्तों में से गुजर कर आपने 8 किलोमीटर फासला तय किया और आप अपनी पोजीशन पर पहुंचे। तो क्या ये एक ओवल शेप था? नहीं मैम। तो इसी तरह से ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि जो इसका रास्ता, इसमें ना एग्जांपल अगर आप लोगों में से किसी ने पोगो चैनल के ऊपर ना फनी से इवेंट होते थे जिसमें वो खास उन्हें टास्क दिया जाता था और उन्होंने वो परफॉर्म करना होता था। बचपन में ये कार्टून की जगह पे मैं पोगो चैनल देखती थी, तो उसमें इस तरह के इवेंट्स आते थे। तो वो उन्होंने वो तालाब मट्टी वाले उसमें से भी गुजरना होता था, कीचड़ वाले रास्तों में से भी, स्ट्रेट लाइन में से भी, और फिर जो झंडियां उनको पोजीशन होती थी कि जी वहां से 10 झंडियां इकट्ठी करनी है, ये काम करने वो काम करने, तो वो सारे मुकम्मल करते थे। जैसे आपने कहा कि आपको वो जगह पहुंचने के लिए आप इन सारे रास्तों में से होकर जाओगे, तो सेम इसी तरह से जो क्रॉस कंट्री रेस है, जैसे सदाकत भाई ने भी कहा, अतिया ने भी कहा कि
मिक्स टाइप रास्ते होते हैं जिसमें स्ट्रेट एक रोड भी शामिल होगी, रास्ते में रेत के टीले आगे वो भी शामिल होंगे, मट्टी भी होगी, लेकिन वो डिस्टेंस, वो रास्ते कौन कौन से होंगे, कौन कौन से रास्तों से जाते हुए आपने वो फासला तय करना है, ये पहले बता दिया जाता है। इवन के रास्तों पे चुना जो है उसके जरिए से या झंडियों से, एरो की डायरेक्शन से मेंशन कर दिया जाता है। अगर जो है रेस कंडक्ट जो करवाई जाती है और कोई खिलाड़ी इस जो है वो कॉन्सेप्ट, इस नियत के साथ हम कहेंगे यहाँ पर कि मैं अब यहाँ पर मैंने जाना तो है, मिसाल के तौर पर सुंबुल की एग्जांपल दे देती हूँ कि जाना तो मैंने अपने घर से 4 किलोमीटर के फासले पर है, तो मैं थोड़ा सा जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते की बजाय शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए मैं वहां पर चली जाऊं, तो अगर कोई भी खिलाड़ी ये वाला अमल इख्तियार करता है कि वो अपने फिनिशिंग पोजीशन पर पहुंचने के लिए अपनी मर्जी का रास्ता इख्तियार करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्लियर? यस मैम। मैम जी वो आपने वो यारिया मूवी देखी होंगी, उसमें क्रॉस कंट्री रेस होती है शायद ना? देखी तो हुई है मैंने, जिसमें मैम वो लैब में जाके केमिकल्स वगैरह भी उठाते हैं, सारे काम करते हैं, वही तो है। जी जी मैम जी। मैंने अच्छा जी डी ट्रैक हो जाऊंगी सर। तो ये बता दें जी, ये देख लेंगे बाद में। आप लोग वैसे ही सिंपली उसको सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोगों को क्रॉस कंट्री रेस मिल जाएगी। और कोशिश किया करें जो इवेंट या इस तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं उनको करके एक दफा सर्च करके उनकी वीडियोस वगैरह पर्सनली देखा करें। जी मैम। तो अब यहाँ पर बात करते हैं टीम और स्कोरिंग की। ठीक है, हर टीम के लिए जैसा कि बताया 4 या 5 खिलाड़ी जो है उनकी पोजीशन नोट की जाती है और पहली पोजीशन के लिए खिलाड़ी को 1 नंबर, ठीक है, 1 पॉइंट, दूसरी के लिए दूसरी पर दूसरा और तीसरी पर तीसरा और चौथी पर 4 और पांचवी पर जो है वो 5 पॉइंट दिए जाते हैं। जिस टीम के स्कोर सबसे कम होते हैं वो विनर होती है। बात समझ आई? मिसाल के तौर पर एक टीम ए है, ठीक है, उसके 4 खिलाड़ी ही पहले नंबर पर पहुंच गए, तो उन चारों को कितने नंबर मिलेंगे? पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। अगर फॉर एग्जांपल 2 इकट्ठे एक साथ पहुंचे तो उन दोनों को एक एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ए टीम, मिसाल के तौर पर अभी आप लिख लें, ए लिखें और उसके नीचे एक लाइन में 4 जो है वो नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4। पहला खिलाड़ी पहले नंबर पर पहुंचा, उसको 1 नंबर दे दिया, दूसरा भी उसके साथ पहले नंबर पर ही पहुंचा, सेम टाइम में पहुंचे तो उन्हें 1 1 नंबर मिलेगा। तीसरा जो है वो सेकंड नंबर पर पहुंचा, उसे दूसरा नंबर में 2 नंबर मिलेगा और चौथा जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंचा तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। क्लियर? इस तरह ए टीम के कितने मार्क्स हो गए? हेलो मैम 7। अभी इसमें टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम के अंदर जितने भी खिलाड़ी आ जाए उनको 1 नंबर देना है, उसके बाद जितने भी आ जाए टाइम मेंशन नहीं होता। जो पहले पहुंचेगा उसको 1 नंबर, जो सेकंड पे पहुंचेगा सेकंड नंबर। टाइम तो किसी रेस में भी टीम का अगर सेकंड नंबर पे आ जाए तो किसी भी टीम का होगा तो उसको 2 नंबर। हाँ जी, मिसाल के तौर पर ए टीम है, ये बी टीम है, ठीक है। ए टीम का पहला खिलाड़ी 1 पहले नंबर पर पहुंच गया और ए टीम का बी टीम का जो है वो फर्स्ट नंबर का खिलाड़ी सेकंड नंबर पर पहुंचा, ठीक है। तो इसको जो फर्स्ट नंबर पर पहुंचा उसको कितने नंबर मिलेंगे? 1 मिलेगा और जो सेकंड नंबर पर पहुंचा उसको कितने मिलेंगे? अल्लाह के बंदे पढ़ो, 2 मिलेंगे। शुक्र है, तो उसको 2 मिलेंगे। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो बी टीम का सेकंड प्लेयर था वो सेकंड नंबर का, उसको बिब नंबर जो था वो सेकंड लगा हुआ था, लेकिन जब पहले ए टीम का पहला खिलाड़ी पहुंचा तो उसके साथ ही वो भी पहुंच गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाले के साथ ही। तो उसको नंबर कितने मिलेंगे? 1 1।
वन या तो समझ आ रही है, बाकी सारे जो है ना भंग पी लो। ये क्रॉस कंट्री रेस की बात हो रही है? जी सर। अच्छा सर मैं बता जी सर जी, एक मिनट सर में जी जो हमारे इधर अपने रहीमिया खां में होती थी उसमें तो थोड़े डिफरेंट थे। मैं आसान लफ्ज़ों में इनको ज़रा बता देता हूँ। अच्छा भी देखें, एक ये टीम गेम है, एक टीम के 4 खिलाड़ी होते हैं क्रॉस कंट्री रेस में, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रहीमिया खान की टीम है, उसमें 4 खिलाड़ी हैं। दूसरी बहावलपुर की टीम है, उसके 4 खिलाड़ी हैं। इसी तरह फिर शेखुपुरा की टीम है, 4 खिलाड़ी हैं। अटक की टीम है, 4 खिलाड़ी हैं। और कोई भी एक लाहौर की, मुल्तान की टीम आप बना लें। 10 टीम्स हमारे पास हैं, 40 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सब ने मिक्स स्टार्ट की रेस, और एंड पे हमने देखना है जो फिनिश पॉइंट है उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जो टीम जीतेगी उसके चारों के चारों खिलाड़ी टॉप पे आएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई खिलाड़ी किसी टीम का फर्स्ट आ गया तो दूसरी टीम का खिलाड़ी दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे पे। एंड फिनिशिंग पॉइंट पे टोकन्स बनाए हुए होते हैं और वो टोकन उनको पकड़ाए जाते हैं। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, अब हमने बात की कि 10 टीमें 40 खिलाड़ी हैं। अच्छा अब उन 40 खिलाड़ियों को हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पॉइंट से स्टार्ट किया है। टोकन हमने बनाए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से करके हमने 50 टोकन बनाए, उनके 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 40 खिलाड़ी हैं तो 40 टोकन बनाए, हर टोकन के 2 नंबर हैं। अच्छा अब जो टॉप पे बंदा आएगा पहले नंबर पे, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि अटक पहला ज़िला, अटक वाली टीम का एक खिलाड़ी पहले नंबर पे आ गया, उसको हमने टोकन पकड़ाया, ठीक है, फर्स्ट पे आया तो वो 80 नंबर का टोकन था, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे रहीमिया खान वाला आ गया, उसको हमने 78 नंबर वाला टोकन पकड़ा दिया। अब 2 नंबर ना कम होते आएगा। अच्छा चले 2 नंबर आपको नहीं समझ आता, 40 खिलाड़ी हैं तो 40 नंबर टोकन हम लगा लेते हैं, सिंपल सी बात है। पहले नंबर पे जो आएगा उसको 40 नंबर वाला टोकन दे दिया, दूसरे नंबर पे रहीमिया खान वाला आया उसको हमने 39 नंबर वाला टोकन दे दिया, तीसरे नंबर पे बावलपुर वाला आया खिलाड़ी, उसको फिर हमने 38 नंबर का टोकन पकड़ा दिया। फिर आ जाता है जी लाहौर वाला कोई आ जाता है, उसको हमने 37 नंबर का टोकन पकड़ा दिया। फिर हमने कहा कि जी रहीमिया खान वाला आ गया, उसको हमने 36 नंबर का टोकन पकड़ा दिया। फिर अटक वाला आया, उसको 35 नंबर का पकड़ा दिया। इस तरह आखिरी जो खिलाड़ी आएगा उसको 1 नंबर टोकन पकड़ा देंगे, जो सबसे एंड पे होगा, किसी भी टीम का होगा, ठीक है। अब हर टीम के चारों खिलाड़ी जमा किए जाएंगे, अटक वाले 4 खिलाड़ी अलग, उनके पॉइंट जमा किया जाएंगे जी। अटक वाला पहले एक फर्स्ट आया था, उसके 40 नंबर, दूसरा 35 नंबर पे आया था, तीसरा खिलाड़ी उनका कोई आया था, उसके 20 पॉइंट उसको मिले, 20 नंबर टोकन था। फिर उनका 10 नंबर पे आया, तो इस तरह उनके कुल मिला के हम कहते हैं जी कि 10, 20, 30, 35, 75 और 40, 75 और 40 कितने होते हैं भाई? 115, आई थिंक 115 होते हैं जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके 115 पॉइंट बने टीम अटक के। रहीमिया खान टीम आई, उनके 110 पॉइंट बने, ठीक है, उनके चारों खिलाड़ियों के नंबर इकट्ठे करके। फिर मुल्तान की टीम आई, उनके कोई बने 105 नंबर, ठीक है। बहावलपुर की टीम आई, उनके 100 नंबर बने। फिर शेखपुरा की टीम थी, उनके 95 नंबर बने। तो फिर इस तरह से टॉप 2 टीम्स को, विनर और रनर अप टीमों को निकाला जाएगा जिनके स्कोर ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अटक पहले नंबर पे थी 115 नंबर के साथ, दूसरे नंबर पे रहीमिया खान की टीम थी 110 पॉइंट्स के साथ। तो इस तरह से ये विनर और रनर अप टीमों का, क्योंकि ये गेम्स हैं इसमें सिर्फ 2 पोजीशन निकाली जाती हैं, विनर और रनर अप, ठीक है। इसमें सर इसमें एडिशन कर दो काइंडली, इसमें सबसे ज्यादा नंबर वाले को विनर नहीं होता, जिसके सबसे कम नंबर होते हैं वो विनर होता अच्छा है। सुने ना, अभी बात पूरी तो सुने। अच्छा ये एक तरीका है जी, मतलब कि ऊपर से नीचे आना, जो टॉप पे आया उसको ज़्यादा नंबर दे देना, ठीक है।
और जो एंड पे आया उसको कम से कम नंबर वाला टोकन दे दिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जी जो टॉप पे आया है उसको 1 नंबर वाला फर्स्ट वाला है तो उसको जी फर्स्ट टोकन दे दो, जो सेकंड पे आया उसको दूसरे नंबर का टोकन, और जो एंड पे आया उसको 40 नंबर वाला टोकन दे दिया जाए। ठीक है, इस तरह क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि जो फर्स्ट टीम है उसके सबसे कम से कम पॉइंट्स होंगे, सेकंड वाले के उससे ज़्यादा होंगे, थर्ड वाले के उससे ज़्यादा, फोर्थ वाले के उससे ज़्यादा। लेकिन चूँकि ये गेम है, ये ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट नहीं है, इसको गेम कंसीडर किया जाता है और इसमें 2 पोजीशंस विनर और रनर अप निकाली जाती हैं। इसमें थर्ड एथलेटिक में 3 पोजीशनें होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और गेम्स में 2 पोजीशन निकाली जाती हैं, विनर और रनर अप टीम। तो इसको क्रॉस कंट्री रेस को गेम माना जाता है, ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट नहीं माना जाता। इसका डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए फ़र्क। तो ये इसमें है। हम रहीमी ख़ान में यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पे जो करवाते हैं वो इसी तरह से करवाते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स देते हैं जो फर्स्ट आता है उसको, और लोएस्ट मार्क एंड वाले को देते हैं। लेकिन इसका रूल उल्टा भी है कि जो फर्स्ट आया उसको 1 नंबर, और जो लास्ट पे आया उसको मैक्सिमम नंबर, और कम नंबरों वाला इसमें फिर फर्स्ट आता है। और इसमें इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है, और इसमें हर टीम के 4 खिलाड़ी होते हैं। लिस्ट जो देते हैं उस पर 6 खिलाड़ियों की एक टीम होती है, 2 अल्टरनेट होते हैं और 4 जो है वो एट ए टाइम खेल रहे होते हैं। ओके जी, आप कंटिन्यू करें आप। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और सर ने भी काफी अच्छा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू सर। लेकिन जो एक एडिशन करती जाऊं कि जो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आने वाले को कम नंबर दिए जाएंगे, हम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के जो रूल्स थे ना उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि इसमें उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरनेशनली भी ये इवेंट होता है तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट आने वाले को कम से कम नंबर दिए जाते हैं। सबसे कम मतलब फर्स्ट आने वाले को 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर ही होगा, और सेकंड आने वाले को सेकंड। अब यहाँ पर जो दूसरी बात मैं करती जाऊं कि सबसे कम नंबर एक टीम के कितने होंगे, तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा कि 4 खिलाड़ी हैं और जब उनका टोटल किया जाएगा तो एक टीम के कम से कम जो है वो 15 पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें जो फिनिश होता है तो फिनिश को कैसे, फिनिशिंग लाइन पर कैसे इस चीज को जज किया जाता है, वहां पर इख्तिताम पर जो है फिनिश लाइन पर झंडियां सी लगाई गई होती हैं। ठीक है, उसके आगाज पर ही जहां पर फिनिश लाइन का एंड हो रहा होता है वहां पर ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। कितने ऑफिशियल्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिनिश लाइन पर 4 ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं, और वो 4 ऑफिशियल्स क्या करते हैं, जो कि बिब नंबर लगा होता है खिलाड़ी पर, खिलाड़ी का वो नंबर उतार दिया जाता है और खिलाड़ी का नंबर लिखा जिसके ऊपर खिलाड़ी का नंबर लिखा होता है, और वो क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फिनिश लाइन के ऊपर जो लोग खड़े होते हैं ऑफिशियल्स, वो उस बंदे का नंबर जो है वो अपना लिख लेते हैं। ठीक है, वो एक फिनिश नंबर बोलता है और दूसरा 4 ऑफिशियल्स होंगे ना, 4 जजेस, एक बोलता जाएगा नंबर क्या है, दूसरा उसका नंबर लिखता जाएगा, और बाकी जो 2 ऑफिशियल्स होते हैं एक क्या करता है, एक टाइम बोलता है कि हाँ इसने 7:13 के ऊपर फर्स्ट एंट्री की। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी आया 7:13.5 के ऊपर, फिर 7:15 पर तीसरा खिलाड़ी आया। तो इस तरह वो जो टाइम होता है वो नोट करवाते जाते हैं और एक तीसरा टाइम बोलता है और चौथा ऑफिशियल जो होता है उसका टाइम का इंदराज करता जाता है या लिखता जाता है। मैम अगर ज्यादा हो तो ये 4 ऑफिशियल्स अब क्या कह रहे हैं मैम? अगर जैसे सर बता रहे थे कि 40 के हिसाब से 10 टीमें, तो इस तरह तो ज्यादा। देखिए सर ने जो बात है, क्या इसकी कोई इंटरनेशनल पे है कि इतने होंगे? मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, आप अपना सवाल दोबारा से सही तरीके से पूछें। मैम जैसे आप कह रहे हैं कि 4 ऑफिशियल्स टाइम होते हैं, तो इसमें क्या कोई और भी टाइम लिया जा रहा होता है, जैसे फोटो फिनिश और टाइमिंग? और
जो वहां पर एग्जैक्टली एंड के मैंने जस्ट बात किया कि नहीं, यहाँ पर जो होते हैं वो 4 ऑफिशियल्स होते हैं और वो 4 ऑफिशियल्स क्या काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब ज्यादातर क्या किया जाता है, उसकी जगह पर भी चेंज हो गया है और वहां पर चिप दे दी जाती है। ठीक है, चिपिंग टाइम जो है वो खिलाड़ियों का टाइम रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि फोटो फिनिश जजेस होते थे, तो फिनिश लाइन के ऊपर ही जो है वो चिपिंग टाइम जो है वो खिलाड़ियों को टाइम रिकॉर्ड करने का बेहतरीन और मौसम तरीका है। और खिलाड़ी जो है जैसे वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है तो वो चिप की वजह से इसका टाइम जो है वो कंप्यूटराइज खुद ब खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे बार कोड की बात करते हैं, बार कोड के सामने जैसे वो चीज लाई जाती है तो वो स्कैन कर लेती है, QRS कोड होते हैं उसको स्कैन कर लेती है। तो जैसे ही वो जो चिपिंग टाइम है वो चिप होती है, खिलाड़ी गुजरता है वहां से, तो वो टाइम जो है वो उसका कंप्यूटर उसको स्कैन कर लेता है। लेटेस्ट जो एडिशन जो है वो ये आया है इसमें। इसी तरह इसमें उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो किस तरह से होती है और स्पाइक्स कितने होते हैं। इवन के हमने रेसेस के अंदर पढ़ा है कि एक शूज के कितने जो हैं वो स्पाइक्स होते हैं, 11 होते हैं। जी, लेकिन इसमें जो है वो स्पाइक्स की तादाद होती है। ठीक है, और वो पहले आप लोगों ने 11 पढ़े थे, उनकी जो मेजरमेंट थी वो आप लोगों ने, जहां तक मुझे याद है, 11 mm पढ़ी थी। लेकिन इसमें जो है वो 25 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। क्यों होते हैं? जो स्पाइक्स नीचे लगे होते हैं जूतों के, रेसिंग शूज होते हैं और स्पाइक्स की तादाद 6 होती है। और ये ज्यादा इनकी हाइट क्यों होती है? क्योंकि रास्ता दुश्वार होता है, रास्ते में पत्थर भी आ सकते हैं, रास्ते में जो है वो रेत की बात की वो भी आ सकती है, मट्टी कीचड़ वाला रास्ता भी आ सकता है। तो जिसकी वजह से 6 स्पाइक्स ऐसे यूज किए होते हैं जिसमें जो है वो उनकी लेंथ कितनी होगी, वो 25 mm होगी। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी आप लोग। ये आप लोगों की एक रेस थी जो कि किस नाम से थी, क्रॉस कंट्री रेस के नाम से। इसको अच्छे तरीके मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, एक दफा इसके स्टार्ट को दोबारा मेंशन करते हैं, इसका स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट इसका स्टैंडिंग पोजीशन से होता है। स्टैंडिंग एक टीम इवेंट है। टीम इवेंट में एक टीम के 6 खिलाड़ी होते हैं जो कि लिस्ट दी जाती है, जिसमें से टॉप के जो होते हैं 2 अल्टरनेट होते हैं। इंजरी की सूरत में वो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, लेकिन 4 जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे ही जैसा कि ऑफिशियल जो स्टार्ट करवाता है वो स्टार्ट लाइन से 50 मीटर आगे जो है वो खड़ा होता है और वो पिस्टल के फायर से स्टार्ट करवाता है और उसके बाद जो है रेस स्टार्ट हो जाती है। तो रास्ता ये पूछ रहे हो कि ट्रैक किस टाइप का होता है? आपने लेट ज्वाइन किया है? नहीं, मैं वो बस इसका स्टार्ट ही पूछ रही थी कि मतलब इसका स्टार्ट कैसे होता है। वो स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक पोजीशन ली जाती है या जस्ट वैसे ही? स्टैंडिंग पोजीशन से। ठीक, थैंक यू। वेलकम। जी, क्योंकि ये एक लॉन्ग रेस है और इससे कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता, कई किलोमीटर के ऊपर मबनी होती है, तो आराम से स्टार्ट लेते हैं, खड़े खड़े स्टार्ट लेते हैं। जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं उनका क्राउच स्टार्ट होता है, 400 मीटर तक की रेसेस का क्राउच स्टार्ट होता है। उसमें तो आधे सेकंड का भी फ़र्क पड़ गया, एक स्टेप किसी ने आगे ले लिया तो वो एंड तक कवर नहीं होता। जिसका स्टार्ट अच्छा होता है स्प्रिंट रेसेस में, उसी का एंड अच्छा होता है। जी सर, टॉपिक कंप्लीट।